हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप सभी? बताइए जल्दी, हिंदी की परीक्षा कैसी गई बच्चों? आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से अपनी पूरी मेहनत से, बुद्धिमता से हिंदी का पेपर दिया होगा और जो अंक आएंगे वो भी आपने जितना किया है उतने अंक आपको प्राप्त होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी कोर्स सीबीएसई क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन 2022-23 जो कि 20 फरवरी को आपका हुआ है। पेपर का कोड 2/4/3 सेट नंबर 3, क्योंकि सेट नंबर 2 ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो जिनका सेट नंबर 2 था उन्होंने चेक कर लिया होगा कि किस तरह से उन्होंने प्रश्न दिए हैं और जो मैंने बताए थे हो सकता है उनके मिलान हो रहे हों। बाकी तो सीबीएसई द्वारा जो आंसर शीट रिलीज की जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक करिएगा। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करके बताएं ताकि आप अभी एक मोटा मोटा अंदाज तो लगा ही लोगे, अब भाई मेरे 80 में से इतने नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम सबसे पहले हिंदी आधार हिंदी कोर अधिकतम अंक है कितने? 80। समय है 3 घंटे का। निर्देश आपने पढ़े होंगे और जो नोट दिए हैं उनको ध्यान से देखो। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ संख्या 15 है, मतलब 15 पेजेस होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। जैसा मैं हमेशा कहती रही हूं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, जो नोट लिखे हैं यहाँ पर, उनको आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। आपके पास वैसे भी 15 मिनट का समय दिया है। 10:15 बजे से आपको मतलब 10 बजे तक आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया है और 10:15 से 10:30 का टाइम रहा है आपका पढ़ने वाला 15 मिनट का। तो उसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखकर आए होंगे और जांच की होगी कि प्रश्न पत्र जो प्रश्न है टोटल वो 13 है। खंड आ और खंड बा के दोनों खंडों के मिलाकर टोटल जो प्रश्न है, कुल प्रश्न 13 है। प्रश्नों की संख्या 13 है। देख ली थी आपने? कोई प्रश्न कम तो नहीं आया था? चलो, कृपया प्रश्न पत्र का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखें। भूले तो नहीं हो कि उत्तर शुरू कर दिया और क्रमांक मतलब लिखा ही नहीं है कि प्रश्न नंबर था कौन सा। यदि ऐसा नहीं किया आपने तो फिर बड़ी मुश्किल है आपको सही उत्तर लिखने के बाद भी अंक प्राप्त होना। यदि आपने प्रश्न का क्रमांक लिखा है, जैसे मान लो उत्तर लिख रहे हैं तो कौन से प्रश्न का है? ये प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। इस तरह से आपने लिख दिया था प्रश्न क्रमांक 2 उत्तर, छोड़ दो उसको वहीं और उत्तर यहां से लिखना शुरू किया। ऐसा किया है ना बेटा? मान लीजिए आपने लिखा है प्रश्न 5, इसका उत्तर ऐसे लिखा है, ऐसे लिखते चले गए तो आपने प्रश्न का क्रमांक लिखा है। वेरी गुड। यदि लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। जैसा मैंने अभी बताया था कि 10:15 से 10:30 बजे आपकी रीडिंग टाइम है, उसमें आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब देखो निर्देश। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और सख्ती से अनुपालन कीजिए। सख्ती से मतलब बहुत स्ट्रिक्टली आपको इन सभी नियमों का पालन करना ही है। इन नियमों का पालन आपने किया होगा तो आपने बहुत अच्छे से परीक्षा दी होगी। किया है? चलो, इस प्रश्न पत्र में कुल 13 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, कोई छोड़ा तो नहीं है। वेरी गुड। चलो, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 45 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें से 40 के आपको उत्तर लिखना है। ठीक, ये देखो। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं कि 3 में से 2 का उत्तर लिखिए, 4 में से 3 का उत्तर लिखिए। अक्सर 3 ही है, 3 में से आपको 2 का उत्तर लिखना है। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए, मतलब जो भी निर्देश दिया है प्रश्न में, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा आपने और उसी के अनुसार आपने उत्तर लिखा होगा। किया है बेटा? चलो, यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए, जो कि मैं बार बार आपसे कहती रही थी। सैंपल पेपर हमने सॉल्व किए थे, उसमें भी मैं आपको कहती रही थी कि आपको बहुत अच्छे से प्रश्न पत्र पढ़ना है, प्रश्नों को पढ़ना है और जो भी प्रश्न दिया है उस प्रश्न में क्या पूछा है, यस या नो, अर्थात क्या उसमें पूछा है कि नहीं है या पूछा है सही है या असत्य है। तो प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम उत्तर भी अच्छा लिखाते हैं।
अब जैसे ये जो है फोटो हमें आप लोगों से ही प्राप्त हुई है क्वेश्चन पेपर की, तो जिस तरह से आप लोगों में से ही किसी बच्चे ने भेजा है ये, तो वही इमेज आपके समक्ष है। पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनना है, क्योंकि गद्यांश है 10 नंबर का और काव्यांश है 5 नंबर का। ये हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए हैं, उनसे भी हमें पता चला है। लिखा है, वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। एयर पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण जो बढ़ रहा है, प्रायः प्रदूषण बढ़ने के बाद ही हम कार्यवाही के लिए लालायित होते हैं, अर्थात जब दुर्घटना हो जाती है उसके बाद हम सजग होते हैं। इससे अच्छा कि हम पहले ही सचेत हो जाएं और दुर्घटना ना हो, जबकि प्रदूषण बढ़ने से पहले हमें सक्रिय हो जाना चाहिए। मौसम और वायु प्रदूषण एक दूसरे से जुड़े हैं। हवा की गति कम हो तो प्रदूषक तत्व बढ़ जाते हैं, यदि हवा की गति कम है तो प्रदूषक तत्व भी बढ़ जाते हैं, और हवा की गति जब ज्यादा होती है तो बेहद खराब से खराब हवा भी बेहतर होने लगती है। अब इतनी अधिक गर्मी बढ़ रही है, मतलब हवा तो बहुत धीमी गति से है, हवा धीमी है मतलब प्रदूषण बढ़ रहे हैं। हवा की गति कम होगी तो प्रदूषक तत्व बढ़ेंगे, विज्ञान में भी आपने पढ़ा होगा। समय विशेष में किसी खास दिशा से हवा, नमी, धूल यह प्रदूषकों को साथ ला सकती है। जो भी हवा है वो अपने साथ पता नहीं कहां कहां से क्या क्या ले आती है, ठीक है। कुछ वायु प्रदूषक जमीन की सतह के आसपास होते हैं और बहुत ऊंचाई तक पहुंचे प्रदूषक मौसम को भी प्रभावित करते हैं। हवा अपने साथ, जैसे लिखा है, नमी ले आती है, धूल ले आती है, बहुत कुछ ले आती है अपने साथ, तो ये हमारे वातावरण तक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जमीन से उठी हुई गैसें जैसे रासायनिक कण वायुमंडल में पहुंचकर अनेक बार नुकसानदेह प्रदूषणकारी बन जाते हैं यदि वे लंबे समय तक वायुमंडल में बने रहे। अतः यदि अभी प्रदूषण वायुमंडल में पहुंचना रुक भी जाए तो भी मौजूदा प्रदूषण अगले कई सालों तक असरकारी रहेंगे। मतलब हम, जैसे आपने देखा हो ना कि कोरोना महामारी में जब हम लोगों ने मजबूरी में घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था, तो उस समय जो पॉल्यूशन था, जो प्रदूषण था, वो बहुत कम हो गया था। लेकिन मनुष्य की जैसी आदत है, अब फिर से उसी स्थिति पर पहुंच गए। लिखा है साफ साफ कि यदि प्रदूषण हमने रोकथाम की, उसके बाद भी ये जो अभी वर्तमान में जितने प्रदूषणकारी तत्व है ना, वो भी कई मतलब चलेंगे, प्रदूषण को प्रदूषित करेंगे कई सालों तक। वायु प्रदूषण की एक सच्चाई यह भी है कि एक जगह का प्रदूषण दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच जाता है। जहां भी होगा वो दूसरे क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा। हवा साफ हो तो कहीं से कहीं पहुंचे, चिंता की कोई बात नहीं। हवा यदि प्रदूषण का भार लिए हो तो चिंता का कारण है। जहरीली हवा, गैस जो रहती हैं वो सब हवा के साथ आ जाती हैं। हवा को प्रदूषकों का भार ना ढोना पड़े, इसके साझा प्रयास किए जाना चाहिए। साझा मतलब मिलजुल कर प्रयास किए जाना चाहिए। इसके लिए नवाचारी टेक्नोलॉजी और पद्धतियों के अनुसंधान पर काम करना ही होगा। जगह जगह भवनों या अन्य ढांचागत निर्माण से खुली जगह में जो कमी आ रही है, उसे स्थानीय स्तर पर वायु प्रवाह में दिक्कत हो रही है। वायु प्रवाह मतलब जो हम सांस लेते हैं, हवा है तभी हम सांस ले पाते हैं, और हवा में इतने प्रदूषक तत्व हैं कि वो हमारे सीधे फेफड़ों पर वार करते हैं और फिर मनुष्य कई जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जाता है। इससे भी प्रदूषण आसपास ही मंडराता रहता है जब वायु में रहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जलाने से या औद्योगिक प्रदूषण, जैसे जो भी जीवाश्म ईंधन है या औद्योगिक प्रदूषण जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वायुमंडल में पहुंचे तो जल और जल का जो भी प्रारूप होगा, हिमपात हो या ओस, वो भी तेजाबी हो सकता है। मतलब अब सोचो, एक प्रदूषण से दूसरा प्रदूषण अपने आप निमंत्रित हो जाता है। जब व्यक्ति एक बीमारी से घिरा हो ना, तो उसको अनेक बीमारियां ऐसे ही जकड़ लेती हैं। ठीक उसी प्रकार से ये बताया है कि यदि प्रदूषण जीवाश्म ईंधन जलाने से, औद्योगिक प्रदूषण से कार्बन, सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वायुमंडल में पहुंचे तो जल और जल को जो भी प्रारूप होगा वह हिमपात या ओस, वो भी तेजाबी हो सकता है, प्रदूषित ही रहेगा। निसंदेह बरसात के बाद हवा तो साफ लगेगी, लेकिन प्रदूषित जल से पेड़ों की जड़ें और उनको जमीन से मिलने वाले पोषक तत्व दुष्प्रभावित हो जाएंगे।
तालाबों, नदियों के जलचर पीड़ित हो सकते हैं। कुछ प्रदूषक पत्तियों पर ऐसे बैठ जाएं जो पेड़ों के लिए हानिकारक हों। बरसात की जरूरत अब खेती, जलाशय के लिए नहीं, दम घोटू धुंध के प्रदूषण से निजात पाने के लिए भी हो गई है। कृत्रिम बरसात का विकल्प भी कुछ जिम्मेदार संस्थाएं देने लगी हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण में सुधार हेतु हमें सावधान होने की जरूरत है। पहला प्रश्न, वायु की गुणवत्ता से क्या अभिप्राय है? पहला है वायु के प्रदूषक तत्व, बी है वायु की स्थिति, सी है वायु की बहने की गति, या डी वायु की शुद्धता। तो गुणवत्ता मतलब उसकी क्वालिटी, तो आंसर यही होना चाहिए सही। ठीक है, यही होना चाहिए ना। और बताइएगा आपने क्या लगाया है। प्रदूषण बढ़ने के बाद ही हम कार्यवाही के लिए ललायत होते हैं। पंक्ति मानवीय स्वभाव की किस विशेषता का उल्लेख करती है? ए है प्रदूषण बढ़ने पर हम चिंतित होने लगते हैं, बी है प्रदूषण बढ़ने से पहले ही हम कार्रवाई करने लगते हैं, या सी समस्या सिर पर आने पर ही समाधान पर हम विचार करने लगते हैं, या समस्या आने से पहले ही समाधान पर विचार करते हैं। तो प्रदूषण बढ़ने के बाद मतलब समस्या सिर पर आने पर ही हम समाधान के बारे में विचार करते हैं, उससे पहले हम सब सोए रहते हैं। हवा की गति का प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? हवा की गति बढ़ने पर प्रदूषण बढ़ता है, हवा की गति बढ़ने पर प्रदूषण घटने लगता है, हवा की गति कम होने पर प्रदूषण कम होने लगता है, या हवा की गति सामान्य रहने पर प्रदूषण। तो हवा की गति बढ़ने पर प्रदूषण घटने लगता है। ठीक है, यही है सही जवाब कि जब हवा की गति बढ़ेगी तभी प्रदूषण कम होगा। दूसरा है हवा का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चिंता का कारण कब बन जाता है? हवा तो जाएगी ना एक दूसरी जगह, तो चिंता का कारण कब होगा? ए, जब वह धीमी गति से बहे, बी, जब वह तीव्र गति से बहे, सी, जब उसमें प्रदूषक तत्वों की अधिकता हो, और डी, जब उसमें धूल मिट्टी की अधिकता हो। तो चिंता का कारण कब बनेगी? जब उसमें प्रदूषक तत्वों की अधिकता होगी। क्या आपने इसी तरह से टिक किए हैं? यदि किए हैं तो बिल्कुल सही है, बाकी सीबीएसई की जो आएगी उससे तुम चेक करेंगे। हवा में उपस्थित प्रदूषण को कम करने के विषय में क्या सत्य नहीं है? देखो इन चीजों पे आपने ध्यान दिया है ना। हवा में उपस्थित प्रदूषण को कम करने के विषय में क्या सत्य नहीं है? ए, सरकार और जनता को साझा प्रयास करने होंगे, ये तो सत्य है। बी है नवाचारी टेक्नोलॉजी और पद्धतियों पर काम करना होगा, ये भी सत्य है। सी, धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित रखना होगा, या डी, हवा में रासायनिक गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना होगा। बिल्कुल, तो हवा में रासायनिक गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना होगा। ठीक, ये होना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे। जगह जगह भवनों के निर्माण से खुली जगह में कमी के साथ साथ और क्या समस्या आ रही है? जगह जगह भवनों के निर्माण से खुली जगह में कमी, मतलब जहां जहां अब बिल्कुल कंजस्टेड हो गया है, इतने खुली जगह मिल ही नहीं रही है, तो कमी आ गई। और क्या समस्या आ रही है खुली जगह की कमी के कारण? लोगों की ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। बी, स्थानीय स्तर पर वायु प्रभाव में प्रदूषण बढ़ रहा है। सी, स्थानीय स्तर पर लोगों की आवाजाही में दिक्कत आ रही है, या डी, स्थानीय स्तर पर सूर्य के प्रकाश की दिक्कत आ रही। तो स्थानीय स्तर पर वायु प्रभाव में प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, ये होना चाहिए। चलो, हवा में उपस्थित प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बरसात प्रभावकारी तरीका क्यों नहीं है? हवा में उपस्थित प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बरसात प्रभावकारी क्यों नहीं है? आर्टिफिशियल रेनिंग। ए, इसमें फसलों को नुकसान पहुंचेगा, बी, इससे वनस्पति जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचेगा, सी, आर्थिक दृष्टि से महंगा सौदा है, या डी, प्रदूषण हवा विश्वव्यापी समस्या है। तो इससे वनस्पति जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें, क्योंकि कृत्रिम जो बरसात होगी वो नेचुरल मीन्स जो प्राकृतिक है उस तरह तो नहीं रहेगी ना। वर्तमान समय में बेमौसम बरसात की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? ए है बढ़ते तापमान को कम करने के लिए, बी है पेड़ पौधों की सिंचाई करने के लिए, सी है पानी की कमी को दूर करने के लिए, या प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए। तो बेमौसम बरसात की जरूरत क्यों है? बढ़े तापमान को कम करने के लिए या प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए? तो आई थिंक बढ़े तापमान को कम करने के लिए ही सही आंसर होना चाहिए। बाकी अपन देखेंगे जब सीबीएसई द्वारा आएगा।
निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनना है। पहले हम पढ़ते हैं कथन। कथन है, जमीन से उठी कम घातक गैसें भी वायुमंडल में पहुंचकर नुकसानदेह प्रदूषणकारी बन जाती हैं। क्या है? जमीन से उठी कम घातक गैसें भी वायुमंडल में पहुंचकर नुकसानदेह प्रदूषणकारी बन जाती हैं। यह है कथन। कारण देखते हैं क्यों। हवा की गति कम हो तो प्रदूषण बढ़ जाते हैं। जमीन से उठी कम घातक गैसें भी वायुमंडल में पहुंचकर नुकसानदेह प्रदूषणकारी बन जाती हैं। ओके, कथन ए तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए सही लेकिन कारण गलत है। कथन ए गलत है लेकिन कारण सही है। जमीन से उठी कम घातक गैसें भी वायुमंडल में पहुंचकर नुकसानदेह बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तो पहला ही सही होना चाहिए। चलो, नवा है प्रस्तुत गद्यांश का वर्ण्य विषय है, मतलब किस विषय पर वर्णन किया जा रहा है। वर्ण्य विषय मतलब किस विषय पर वर्णन किया जा रहा है। ए है दिनों दिन बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण। बी है दिनों दिन हवा में बढ़ता प्रदूषण। सी है कृत्रिम बरसात आज की आवश्यकता। या डी पर्यावरण सुधार समय की मांग। तो दिनों दिन बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण ही इसके लिए सही होगा यदि गद्यांश के आधार पर देखा जाए। चलो, तो अब हम चलते हैं हमारे अपठित काव्यांश की तरफ, जो कि 5 नंबर का है। ठीक, देखो, निम्नलिखित काव्यांशों को, अब 2 आपके परीक्षा में काव्यांश दिए गए थे और आपने कौन सा किया है वो मुझे बताइएगा। और जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं उनमें से किसी न किसी ने कोई सा तो किया होगा। तो यहाँ पर हम कविता को पढ़कर, काव्यांश को पढ़कर उत्तरों को, जो भी उत्तर हैं उनके सही विकल्प ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए भी अपठित ही है। बढ़ी है इस बार गंगा खूब, दियारों पर गांव कितने हो गए हैं डूब। किंतु हम तो शहर की इस छोर पर हैं, देखते हैं रात दिन जल प्रलय का ही दृश्य। पत्थरों से बंधी गहरी नींव वाला किराए का घर हमारा रहे है आबाद। पुराना ही सही पर मजबूत रही जिसको अनवरत झकझोर। अनवरत मतलब लगातार होता है। क्षुब्ध गंगा की विकट हिलकोर। क्षुब्ध मतलब भूखी प्यासी दुखी। सामने ही पड़ोसी के नीम सहजन आंवला अमरूद हो रहे आंखंटन जल में मग्न। रह न पाए स्तंभ पुल के नग्न, दूध या पानी बना उसका रजत परिधान। रेलगाड़ी के पैसेंजर खड़े होकर खिड़कियों से झांकते हैं, देखते हैं बाढ़ का यह दृश्य, उधर झूसी इधर दारागंज। बीच का विस्तार बन गया है आज पारावार। भगवती भागीरथी ग्रीष्म में यह हो गई थी प्रतनु सलीला। विरहणी की पीठ लुंठित एक वेणी सदृश। विरहणी मतलब जो बिछड़ जाए किसी से, ठीक है। जिसको देखते ही व्यथा से अवसन्न होते रहे मेरे नेत्र। रिक्त ही था वरुण की कलकेली का यह क्षेत्र। काकू करती रही पुल की प्रतीक्षाया, मगर यह थी मौन उस प्रतनुता से। अरे इस बाढ़ की तुलना करेगा कौन। बाप रे, क्या तो अपठित गद्यांश है। चलो देखते हैं प्रश्न किस तरह के पूछे। रह ना पाए स्तंभ पुल के नग्न। पंक्ति के आधार पर पुल के स्तंभों के नग्न ना रह पाने का क्या कारण है। पुल के जो स्तंभ हैं, खंबे हैं, वो नग्न ना रहे, आखिर क्यों कहा है। ए गंगा नदी का तेज बहाव, बी गंगा नदी का मटमैला पानी, सी गंगा नदी का बढ़ा जल स्तर, या गंगा नदी का रेतीला पानी। बताओ क्या कैसा बताया उन्होंने। देखो, बढ़ती इस बार गंगा खूब, दियारों पर गांव कितने हो गए हैं डूब। यहां पर बात आ रही है बाढ़ की, तो गंगा नदी का बढ़ा जल स्तर, ठीक। पुल के, तो यही वाला होना चाहिए। पुल के स्तंभों ने कैसा परिधान धारण किया हुआ है। गंगा जल रूपी रजत परिधान, चांदी सा चमकता परिधान, मिट्टी सा मटमैला परिधान, या दूध सा चमकता परिधान। तो अभी हमने देखा था दूध या पानी बना उनका रजत परिधान। दूध या जो पानी है, ठीक, वो दूध सा चमकता परिधान ही उनका बन गया है। तीसरा है, गांव में बाढ़ आने पर भी कवि के संतोष का क्या कारण हो सकता है। घर का नदी से दूर होना, घर का शहर के किनारे होना, घर का पुराना होना, घर का मजबूत होना। बाढ़ आई है लेकिन फिर भी कवि के संतोष का क्या कारण है। घर दूर है इसलिए, यही होगा।
गंगा नदी की धारा ग्रीष्म ऋतु में कैसी हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु में मटमैली, पतली, सूखी या काली? तो गंगा की जो नदी की धारा है वो कैसी हो जाती है? पतली। देखो जरा, ग्रीष्म हो गई प्रतनु सलीला, मतलब सकरी, पतली, पतली कह सकते हैं, ठीक। विरहणी की पीठ लुंठित एक वेणी सदृश पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सादृश है तो उपमा अलंकार होगा। सादृश मतलब के जैसा, तो उपमा अलंकार ही सही जवाब है, बिल्कुल 100%। चलो काव्यांश दूसरा पढ़ेंगे अब हम। अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्होंने थाहा, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। क्या करें सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। देख कराल काल सा जिनको कांप उठे सब भय से, गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नागदत्त जिस है से। वह तुरंग पालित कुरंग सा नत हो गया विनय से। जहां पर सा सी के जैसा आ जाता है ना बेटा, वहां उपमा अलंकार होता है। क्यों ना गूंजती रंगभूमि फिर उनके जय 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 से, निकला वहां कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी, आर्यपुत्र दे चुके हैं परीक्षा, अब है मेरी बारी। सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना, सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना। खेद किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना। खेद मतलब दुख। भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना, मतलब भेद मतलब राज। एक भेद मतलब छेद करना, भेद दिया है ना, लक्ष्य को भेद दिया है। और एक मतलब भेद खुलना, राज की बात, कि उन्होंने मुझे क्यों चुना ये भी मुझे पता चला। इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। चलो देखते हैं। पहला है नायिका के पिता द्वारा वर रूप में नायक का चयन उनके किस गुणों के आधार पर किया गया। नायिका के पिता ने अपनी पुत्री के लिए वर कैसे ढूंढा? आ है धैर्य, शौर्य, बुद्धि और वीरता। बी है शारीरिक सौष्ठव और बाहुबल। सी घुड़सवारी में कुशल होने की कला। और डी कोमल, मधुर और विनम्र स्वभाव। तो ये दोनों तो है नहीं, अब इन दोनों में बताइए धैर्य, शौर्य, बुद्धि और वीरता या कोमल, मधुर या विनम्र स्वभाव। तो देखो, अब कठोर वज्राभि कुसुम सुकुमारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा। ठीक है, धीर वीर मतलब जो धैर्य शौर्य से बुद्धिमता से, तो ये वाला ही आंसर होगा। दूसरा, उपर्युक्त पंक्तियों में आर्यपुत्र द्वारा दी जाने वाली कौन सी परीक्षा की बात कही गई है? ए स्वयं को सबसे शक्तिशाली सिद्ध करने की परीक्षा। बी स्वयं को सबसे बुद्धिशाली सिद्ध करने की परीक्षा। सी स्वयं को वर हेतु योग सिद्ध करने की परीक्षा। या डी स्वयं को सिंहासन हेतु। तो स्वयं को वर योग, ठीक है, वर हेतु योग। आर्यपुत्र ने दे दी परीक्षा, वो अच्छे वर साबित हुए, अब मेरी बारी। तीसरा है, इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी। इस पंक्ति में प्रयुक्त उपयुक्त पात्र से क्या अभिप्राय है? ए है उपयोगी बर्तन, बी है सुंदर राजकुमारी, सी है बलिष्ठ अश्व, या उपयुक्त व्यक्तित्व। तो यहां पर उपयुक्त मतलब उपयुक्त व्यक्तित्व, अच्छी पर्सनालिटी की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न है, देख कराल काल सा जिनको कांप उठे पंक्ति में जिसको प्रयोग किसके लिए किया गया है? ए प्रतिद्वंदी राजकुमार, बी आर्यपुत्र, सी तुरंग या कुरंग। देख कराल काल सा जिसको कांप उठे सब भय से, आर्यपुत्र के लिए कहा गया है, जिसमें नायिका ने आर्यपुत्र संबोधित किया है ना, उसके लिए कहा है। पांचवा, वह तुरंग पालित कुरंग सा नत हो गया विनय से। आ गया ना बेटा अलंकार, जिसके बारे में मैंने बताया था कि जहां सा सी आता है वहां उपमा अलंकार ही होता है। यही वाचक शब्द है उपमा अलंकार को पहचानने का। सा सी के जैसा, सादृश, ठीक। और जब सैंपल पेपर हमने सॉल्व किए थे तब भी मैंने आपको बार बार बताया था। बताओ जल्दी, किया है ऐसा? बहुत बढ़िया। तो आपको 10 और 5 15 नंबर मिल चुके हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
अब हम पहुंच गए हैं अपनी, हाँ चलो, तो ऐसी प्राकृतिक ध्वनियां या आवाजें जो शूट करते समय खुद ब खुद चली आती हैं कहलाती हैं। खुद ब खुद, ऐसी प्राकृतिक ध्वनियां या आवाजें जो शूट करते समय खुद ब खुद चली आती। ए है नेट साउंड, बी है कलरव, सी है शोर, या डी कोलाहल। तो नेट साउंड होगा आपकी अकॉर्डिंग, देखते हैं। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली पहली वेबसाइट क्या है? ए rediff.com, बी सीफी, इंडिया इंफोलाइन, तहलका.com। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता किसने किया था? तहलका या रीडिफ? रीडिफ या तहलका, जल्दी बताओ। ठीक है, अब है रेडियो में महत्व है प्रसारणकर्ताओं का, शब्दों और ध्वनियों का, छपे हुए शब्दों का, दृश्य और तस्वीरों का। तो रेडियो में जो है वो शब्दों और ध्वनि का ही रहता है प्रयोग। चलो, संवाददाताओं की रुचियों और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया गया कार्य विभाजन मीडिया की भाषा में क्या कहलाता है? याद है आपको? बीट कहलाता है। जो भी जिस फील्ड के रहते हैं उन्हें उस फील्ड में डाला जाता है या उनके अकॉर्डिंग उनको कार्य दिया जाता है, तो उसको बीट कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ। ए अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या इंग्लैंड युद्ध के दौरान। तो उल्टा पिरामिड शैली का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था ना। चलो देखते हैं। अब हम चलते हैं निम्नलिखित काव्यांश। अब आ गई है हमारी पाठ्य पुस्तक से काव्यांश। ये इसके आंसर आप किसी भी तरह से गलत नहीं देकर आए होंगे, इतना भरोसा है मुझे। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बो गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया नहीं शेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। छोटा खेत किसका प्रतीक है? फसल रोपे जाने वाले खेत का, आकार में छोटे खेत का, कागज के उस पन्ने का जिस पर रचनाबद्ध होती है। बिल्कुल यही है छोटा खेत, ये कागज के उस पन्ने का जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है। दूसरा है अंधड़ से कवि का क्या तात्पर्य है? हवा का तीव्र वेग, शीतल मन सुगंधित तेज हवा, भावनाओं और विचारों का वेग। यही है, भावनाओं और विचारों का वेग ही करेक्ट आंसर है। समझ में आया? कविता के संदर्भ में बताइए कि बीज किसके संसर्ग से अंकुरित हुआ? बीज, ए है खाद पानी, बी है सूर्य का प्रकाश, सी है कल्पना और मिट्टी पानी। तो कविता में, कविता के संदर्भ में बीज किसके हुआ बेटा? कल्पना से। ठीक है, कविता के संदर्भ में बीज के गल जाने पर क्या हुआ? ए शब्दों के अंकुर फूटे, बी कवि को पश्चाताप हुआ, सी भावनाओं के अंकुर फूटे और कवि की मेहनत व्यर्थ हुई। तो बीज के गल जाने पर किसकी बात हो रही है? ये कविता की। तो भावनाओं के अंकुर फूटे, जब बीज गला तो उसमें से भावनाएं आई। खेती के रूपक द्वारा कवि ने प्रस्तुत किया है। ए कृषि कर्म प्रक्रिया को, बी काव्य रचना प्रक्रिया को। बस यही है, खेती के द्वारा काव्य रचना प्रक्रिया को कवि ने बताया है। ठीक है, चलो आगे चलें। पहुंच गए हम 5वें प्रश्न पर। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, 5 नंबर का है। पढ़ते हैं कि कौन से पाठ से है। अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे में हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। काले मेघा पानी देखा है भाई? यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद को तब देवता तुम्हें, पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। चलो देखते हैं अब बुआई का अर्थ क्या है। ए खेतों में बीज बोना, बी खेतों में पानी देना, सी खेतों में कटाई करना और खेतों में खाद देना। तो बुआई मतलब खेतों में बीज बोना। बादलों की फसल पाने के लिए क्या करना पड़ता है? ए बादलों की पूजा अर्चना करनी पड़ती है, बी इंद्र देवता की पूजा अर्चना करना पड़ती है, सी पानी का दान पुण्य करना पड़ता है और डी पानी की बर्बादी को रोकना पड़ता है।
बताओ, बादलों की फसल पाने के लिए इंद्र देवता की पूजा अर्चना करनी पड़ती है, ऐसा ही होगा। ऋषि मुनियों के अनुसार हमें मन वांछित फल की प्राप्ति कब होगी? ए, दिन रात परिश्रम करने से, बी, ईश्वर की उपासना करने से, सी, बड़ों के आशीर्वाद से, या डी, दान पुण्य करने से। तो उन्होंने दान पुण्य को श्रेष्ठ बताया है। अगला, जीजी ने किसान का उदाहरण क्यों दिया? ए, बुआई की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए, बी, भारतीय संस्कृति की महिमा बताने के लिए, सी, किसानों की महत्ता समझाने के लिए, या डी, दान पुण्य की महत्ता समझाने के लिए। किसानों की महत्ता समझाने के लिए ही होगा, ठीक है, क्योंकि जीजी ने किसान का उदाहरण दिया। दान पुण्य की महत्ता समझाने के लिए, दान पुण्य की महत्ता बेटा ये नहीं होगा, इसमें होगा दान पुण्य की महत्ता समझाने के लिए, ताकि लेखक अच्छे से समझ जाएं। पानी गली में बोएंगे का क्या अभिप्राय है? पानी की गली में बुआई करना, पानी की खेतों में बुआई करना, पानी को गली में फेंकना, पानी को इंद्रसेना पर डालना। पानी को इंद्रसेना पर डालना, यही होगा। 6 है, पूरक पाठ्य पुस्तिका पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर की आपकी वितान आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की संपन्नता के विषय में कम बात होना, इसके कारणों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है भाई, सही है नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की संपन्नता के विषय में कम बात होना, इसके कारणों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए है, सिंधु घाटी सभ्यता में भव्यता का आडंबर न होना। बी है, इसकी पिछली सदी में ही उद्घाटित होना। सी है, इसकी लिपि का रहस्य समझ में ना आना, या पाश्चात्य सभ्यता को अधिक महत्व दिया जाना। सिंधु घाटी सभ्यता में भव्यता का आडंबर ना होना सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सभ्यता का आडंबर था क्या? नहीं था। इनकी पिछली सदी में उद्घाटित होना नहीं था। इसकी लिपि का रहस्य समझ में ना आना, यही है ना? पाश्चात्य सभ्यता को अधिक महत्व दिया जाना, यही है इसके। उसमें पाश्चात्य सभ्यता को उन्होंने बिल्कुल महत्व नहीं दिया था, तो यही कथन है जो सत्य नहीं है। पाठशाला के प्रति आनंदा के विश्वास बढ़ने का श्रेय जाता है। ए है, वसंत पाटिल को, बी, मास्टरों के व्यवहार को, सी, न व सौंदलगेकर जी को, और डी, ए और बी दोनों को। ए और बी दोनों को। वसंत पाटिल को विश्वास, पाठशाला के प्रति आनंदा के विश्वास बढ़ने, मास्टरों के व्यवहार को, सौंदलेकर जी को, है ना? तो पाठशाला के प्रति आनंदा के विश्वास का सबसे बड़ा अच्छा लगा था उन्हें जो सौंदलेकर जी थे उनका, या वसंत पाटिल का जो बहुत अच्छा बच्चा था, जो पढ़ने लिखने में था, कैप्टन भी था। तो यही होना चाहिए। ज्यादा पेंशन नहीं खा सका बेचारा, सिल्वर वेडिंग कहानी में किशनदा के लिए प्रयुक्त इस वाक्यांश का अभिप्राय है। किशनदा की पेंशन रकम कम थी, किशनदा लंबी आयु तक नहीं जी सके, किशनदा को मरते दम तक पेंशन नहीं मिली, किशनदा की पेंशन गांव वालों ने हड़प ली। तो किशनदा की पेंशन रकम बहुत कम थी, ये होना चाहिए। किशनदा के आदर्शों पर चलने से यशोधर बाबू के पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? ए, उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत सरल हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ था। बी, उनका परिवार आदर्शवादी परिवार बन गया था, ऐसा भी नहीं है। सी है, उनका परिवार सिद्धांतवादी बन गया था, नहीं। उनका अपने परिवार से मतभेद हो गया था, ये जरूर हो गया था, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग मनाने के पक्ष में क्यों नहीं थे? क्यों वे नहीं चाहते थे कि वे सिल्वर वेडिंग मनाएं, अर्थात 25वीं जो शादी की सालगिरह थी वे क्यों नहीं मनाना चाहते थे? यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग मनाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि वे इसे पैसों की बर्बादी मानते थे, वे इसे समय की बर्बादी मानते थे, वे इसे विदेशी कस्टम मानते थे, वे रूढ़िवादी मानते थे, तो वे इसे विदेशी कस्टम मानते थे। वे सोचते थे कि ये यहाँ का नहीं है भैया। आनंदा के पिता ईख पेरने का काम दूसरे किसानों से पहले ही क्यों शुरू कर देते थे? ईख की अच्छी कीमत पाने के लिए, जल्दी ही खेती के काम से मुक्ति पाने के लिए, गांव में इधर घूमने के लिए, दूसरे किसानों से पहले ईख की अच्छी खासी कीमत पाने के लिए ही होगा, इसलिए वो कर देते थे पहले। 4वीं से 5वीं तक अपनी लगने वाली पाठशाला आनंदा को एकदम पराई जैसी क्यों लगने लगी थी?
सहपाठियों के पास हो आगे कक्षा में चले जाने के कारण, मास्टर जी के कठोर व्यवहार के कारण, चौहान के लड़के द्वारा खिल्ली उड़ाने के कारण, नई कक्षा की कठिन पढ़ाई के कारण। तो अपने सहपाठी जो दूसरी कक्षा में चले गए थे, इसके कारण बेचारे को अपनी कक्षा पराई लगने लगी थी। मोहनजोदड़ो में मिले विशाल कोठार का प्रयोग किस लिए किया जाता होगा? ए, कर के रूप में एकत्रित अनाज रखने के लिए। बिल्कुल यही इसका सही जवाब है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। 10वां, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनिए। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। बहुत सुंदर तरीके से वहां के सब कुछ नगर मगर स्थापित थे। खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं से उनकी कला सिद्धता का ज्ञान होता है। सही है। नगर नियोजन से उनकी सौंदर्य प्रियता का ज्ञान होता है। अब है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर सही व्याख्या करता है। नगर नियोजन की सुंदरता, चलो यही सही लग रहा है भाई, आगे तो जाना ही नहीं है, पहले ही वाला सही है। ठीक है, मिल गए 10 नंबर। और अब हम चलते हैं वर्णात्मक प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित दिए गए 4 विषयों में से किसी एक पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है, जिसे कहते हैं अप्रत्याशित लेखन, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। ए है, मतलब का है, शहरों में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या। खा है, पर्वतीय यात्रा के दौरान जब अचानक भूस्खलन हुआ, खिसकती गई आराम से भूमि। तीसरा है, जब अंतरिक्ष में घर बन जाएंगे। कल्पना है भाई, कुछ भी लिख सकते हैं। डी है, स्वप्न में प्रिय हास्य कलाकार से भेंट। प्रिय हास्य कलाकार से सपने में भेंट हुई तो आपको कैसा लगा? सब कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित है, हमने सोचा नहीं था कि इस तरह के लेख आएंगे। अब यहां पर रचनात्मक लेख लिखना है, तो जैसे शहरों में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या, आपने वो बहुत पहले सुनी होगी या नहीं, हमने पढ़ी थी कि लाल का मतलब करो प्रतीक्षा, पीली कहती हो तैयार, हरे रंग की बत्ती हो जब करो सड़क को झटपट पार। तो ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स रहते हैं वो हमें सीख देते हैं कि हमें कभी भी लाल बत्ती जलने पर सड़क पार नहीं करनी है। और अब सड़क पर जो ट्रैफिक जाम होता है वो क्यों? क्या जनसंख्या की वृद्धि के कारण या ट्रैफिक सिग्नल का अनुसरण ना करने के कारण? क्या है इसका कारण? ये सब कुछ इस तरह से हम शामिल करेंगे कि बढ़ती जनसंख्या भी इसका एक कारण है और ट्रैफिक सिग्नल्स का सही से उपयोग ना करने का। कहीं हम ये भी देखते हैं कि कई सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं, यहाँ से भी है, यहाँ से भी, यहाँ से भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। पर्वतीय यात्रा के दौरान जब अचानक भूस्खलन हुआ। अब भूस्खलन मतलब जमीन का धंसना, खिसकना। भूस्खलन मतलब भूमि का खिसकना। अच्छे खासे पर्वतीय स्थल में हम थे और अचानक से भूस्खलन हुआ तो हम सभी भयभीत हो गए। मैं अपने मित्रों के साथ पर्वतीय स्थल की यात्रा पर गया था, पर्वतीय स्थल पर, ठीक है, भ्रमण पर गया था और सब कुछ बड़े आनंद पूर्वक हम लोग वीडियोस या कैमरे से ये फोटो वगैरह ले रहे थे और रास्ते बड़े सकरे थे, पथरीले थे, ऊंची ऊंची घाटियां थी। अचानक हमने देखा या हमने महसूस किया कि भूस्खलन हो रहा है। हम लोग डर गए, लेकिन हमने बड़ी सावधानी से। अब यहाँ भी हमें बेटा सकारात्मकता बताना है कि किस तरह से हम पॉजिटिविटी के साथ इसका सामना करेंगे यदि कोई समस्या आ जाती है तो। ठीक है, जब अंतरिक्ष में घर बन जाएंगे। अब भूमि पर कैसे शुरू करोगे कि जमीन पर घर बनाने की नहीं है जगह, इसलिए हम बनाएंगे घर अंतरिक्ष में। जनसंख्या की वृद्धि का यहाँ भी लिख सकते हैं। तो कैसा लिखा है आपने कि बहुत ही वो सपनों सा घर होगा, जहाँ पर नहीं एक छोटा सा घर हो रहे दोनों वहाँ, जहाँ प्यार से खिले ये धरती आसमां। अब हम आसमां पर ही पहुँच गए, अंतरिक्ष पर ही पहुँच गए और अंतरिक्ष में हमने एक प्लॉट लिया जो इतने बाय इतने का है और ऐसा घर जहाँ कोई प्रदूषण नहीं, जहाँ कोई शोर नहीं, ना तो ध्वनि प्रदूषण। मतलब बहुत तरीके से हम लिख सकते हैं सकारात्मक तरीके से। तो क्या आपने लिखा? कौन सा टॉपिक चूज किया था आपने? स्वप्न में प्रिय हास्य कलाकार से भेंट। सुरेंद्र शर्मा जी राष्ट्रीय हास्य कवि हैं, और भी जो आपकी दृष्टि में होंगे जैसे कपिल शर्मा जी है। ठीक, तो कौन से क्या क्या लिखा आपने कि जब मैं सोया था और अचानक क्या, अब वो सपने में तो अचानक ही होता है ना, कोई सोच कर थोड़ी आता है कि आज मुझे ये सपना देखना है। तो मैंने जब स्वप्न में देखा तो वो आँख खुली, उसके बाद आपको लिखना है कि मैं जब सपना चल रहा था तो मुझे तो सब कुछ वास्तविकता लग रहा था, ऐसा लगा ही नहीं था कि ये स्वप्न है। मैं अपने पसंदीदा राष्ट्रीय हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी से मिली, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय रचनात्मक प्रदान किया था पुरस्कार। 2020 में मुझे राष्ट्रीय रचनात्मक प्रदान किया गया था पुरस्कार और उन्हीं का
मेरे सपने में साक्षात्कार देखना मुझे पुनः एक ऐसा मतलब सुखद अनुभव हुआ कि मानो मैं उनसे पुनः मिल गई हूँ। ये मैं वास्तविक बात बता रही हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप काल्पनिक तरीके से लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपने अच्छा किया होगा। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है लगभग 60 शब्दों में। कहानी के वे कौन से तत्व हैं जो नाट्य रूपांतर करते समय दृश्यों में नहीं ढल पाते? इन्हें नाटक में किस तरह स्थान दिया जा सकता है? अब ऐसे कहानी में बहुत से ऐसे दृश्य होते हैं जैसे रात्रि का होना, लेकिन नाटक में हम अंधकार सा छा देंगे, लाइटनिंग कर देंगे, या बिजली का तड़कना, मौसम का एकदम परिवर्तित हो जाना। तो नाट्य में हम ये दिखा सकते हैं। तो उनका आपने लिख दिया होगा। रेडियो नाटक के लिए संवाद लिखते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो रेडियो नाटक सिर्फ श्रव्य काव्य है, ठीक है, इसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो संवाद इतने मजबूत होने चाहिए। संवाद जो होते हैं वही रेडियो नाटक की मुख्य पृष्ठभूमि होते हैं, वही हैं जो कि नाटक को बहुत प्रसिद्धि दिला सकते हैं। कहानी को नाटक में रूपांतरित करते हुए किन्हीं 3 आवश्यक बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो जो क्रियात्मक तरीके से है, जैसे जो क्रियात्मक सीन है या दृश्य हैं उनको अधिक स्थान दिया जाता है, जबकि जो कहानी होती है उसको सिर्फ सुना या पढ़ा जाता है, लेकिन नाटक मंचन किया जाता है। तो यहाँ पर हम उन डायलॉग्स को शामिल कर सकते हैं। जैसे कोई आया है, तो अब वहाँ पर हमें लिखना है कि कोई आ रहा है, किसी के कदमों की आहट हमें बतानी होगी यदि हम रेडियो नाटक की बात करें, ठीक है। यदि हम कहानी की सिर्फ बात करें तो हमें वहाँ पर जो कहानीकार होते हैं वो ब्रैकेट्स में लिख देते हैं कि ठक 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 आवाज़ आ रही थी, धीरे धीरे धीरे, अब चुप कहते हुए, अब धीरे से बोलते हुए, सब लिखा रहता है वहाँ। लेकिन यहाँ पर जो नाटक होगा वहाँ सब दिखाई देगा। और हर एक जो नाटक की जो रहता है ना एक दृश्य, उसकी अवधि 48 मिनट की दी गई है। समय सीमा भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है भूमिका। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। रेडियो और टीवी के लिए समाचार लिखते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? रेडियो समाचार जो कि सिर्फ श्रवण का ही माध्यम है, सुनकर ही समाचार लिखे जाते हैं, तो किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, ताकि जो आपका श्रोता वर्ग है वो आसानी से सुनकर समझ सके। क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है, खासियत इसकी, कि इसमें पढ़ना नहीं होता है, तो निरक्षर लोग या अनपढ़ लोग भी समाचार सुनकर समझ जाते हैं। तो सबके प्रति जो भाषा है वो ऐसी होनी चाहिए कि सबके समझने योग्य हो। यदि हम करें टीवी के लिए, तो टीवी में दृश्यों को भी साथ साथ चलाना चाहिए समाचार के साथ साथ। पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष लेखन से क्या अभिप्राय है? विशेष लेखन की भाषा और शैली सामान्य लेखन से क्यों अलग होती है? तो विशेष लेखन मतलब जहां पर कुछ विशेषताएं हों, जिनमें बहुत गहराई से गहन अध्ययन के साथ जहां लिखा होता है, वो विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराने माध्यम की 2 खूबियां और कमियां लिखिए। जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराने माध्यम की यदि हम बात करें तो समाचार पत्र है सबसे पुराना। तो 2 खूबियां आपने लिखी होंगी कि वो हम कभी भी पढ़ सकते हैं अपने अनुसार, उसको जब चाहे जब हम पढ़ सकते हैं। यदि कुछ हम पढ़ रहे हैं और उसका शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है तो हम उसको मीनिंग ढूंढ सकते हैं, शब्दकोश का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। इसकी खूबियां हैं। खामियां क्या है कि जो लिखा गया उसको वहां पर डिलीट नहीं कर सकते, उसको निरक्षर या अनपढ़ लोग नहीं पढ़ सकते। ये उसकी खामियां हैं या कमियां हैं। आशा करती हूँ आपने इसी तरह से लिखा होगा तो आपको पूरे 8 नंबर मिल गए होंगे। बताओ जल्दी, मैं जब से कह रही हूँ लिखा होगा, कमेंट करो भाई, बताओ ना क्या लिखा है। अब तक आपके कितने अंक प्रदान हो चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं, आपको बताना मुझे प्लीज। 10वां, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन की कविता से। पंक्ति जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते के आधार पर लिखिए। संसार में किन्हें मान सम्मान मिलता है? जो लोगों की, जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं, जी हजूरी करते रहते हैं, जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहते हैं, ऐसे ही लोगों को जग पूछता है। इसलिए तो फिर हरिवंश राय बच्चन अर्थात कवि ने यही कहा था कि यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। कैमरे में बंद अपाहिज कविता समाज के संवेदना शून्य हो जाने का जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल सही है। किस तरह से दूरदर्शनकर्ता एक अपाहिज को ले आते हैं, मजबूर को उठा लाते हैं और उसे बंद कमरे में तरह तरह से उससे पूछा जाता है कि क्या आप अपाहिज हैं? अरे भाई दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसकी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? इस तरह से आशा करती हूँ आपने बहुत ही भावनात्मक तरीके से लिखा होगा और सिद्ध कर दिया होगा कि ये संवेदना शून्य हो जाते हैं। सिर्फ इन्हें चाहिए अपनी टीआरपी और पैसा, और बाद में एंड में क्या कह देते हैं? कैमरे पर वक्त की कीमत है।
उषा कविता में सुबह की सुंदरता के लिए प्रयुक्त उपमानों का स्पष्ट कीजिए। सिल पर मली हुई लाल खड़िया, स्लेट पर लिखी हुई चौक, ये सब, और वातावरण में छाई लाली, मतलब लालिमा, पूरी तरह से ये लिख दिया होगा आपने, ठीक है। अगला है काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बादल राग कविता के आधार पर लिखिए कि बादलों को जीवन का पारावार क्यों कहा गया है। क्योंकि कृषक समाज या कृषि जो है बादलों पर आधारित है। बेचारे जो मजबूर किसान मजदूर वर्ग रहते हैं वही अक्सर सबकी शोषण करने का शिकार बन जाते हैं और उन्हीं को सब तो मतलब और चूसते रहते। फिर खासतौर से ये भी बताया इसमें कि छोटे ही हैं शोभा पाते, विप्लव रब से छोटे ही हैं। जैसे यदि कहीं आंधी तूफान हो जाएगा तो जो बड़े बड़े महल वाले हैं, अट्टालिकाएं, उनको डर लगेगा, उनका खोने वाला है कुछ, लेकिन जो मजदूर वर्ग है वो खुशी होगी उसको कि क्रांतिकारी आ रहे हैं और कुछ परिवर्तन होने वाला है, यही लिखा होगा। कवितावली के छंदों के आधार पर लिखिए कि तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है और क्यों। अब यहां पर कवितावली में जो बताया है कि इतनी दरिद्रता, ऐसी दरिद्रता कि वो रावण है ना, कि उस भयंकर रावण को जिस तरह से राम ने परास्त किया था और लोगों को उससे बचाया था, ठीक उसी प्रकार से ये जो दरिद्रता है, दरिद्रता रूपी रावण है, इससे ही प्रभु राम हम सबको बचा सकते हैं। घनश्याम उनको कहा है कि ऐसे घन या बादल बरसेंगे जो हमारी रक्षा करेंगे। रुबाइयां के आधार पर लिखी कि बच्चा माँ से क्या मांग रहा है और वह उसकी जिद को कैसे पूरा करती है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, रुबाइयां है ना, फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित है, जिसमें माँ अपने बच्चे मतलब बच्चा अपनी माँ से जिद करता है कि मुझे चंदा मामा चाहिए। तो माँ क्या कहती है, आईना पकड़ाती है और कहती है देख चांद उतर आया है। ठीक है, तो हर माँ के लिए यहाँ पर यह भी बताया कवि ने कि हर एक माँ के लिए उसका बच्चा चांद ही होता है। अब चलते हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। बाजार दर्शन पाठ से उद्धृत पंक्ति, जहां तृष्णा है बटोर रखने की स्पृहा है वहां उस बल का बीज नहीं है, का आशय स्पष्ट कीजिए। बाजार दर्शन पाठ से ये कहा है कि जहां तृष्णा है, जहां लालच है, वहां कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। व्यक्ति यदि लालच रूपी दलदल में फंस गया तो वो जितना बाहर आने की कोशिश करेगा उतना ही वो धंसता चला जाएगा। ठीक है, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव में रात्रि की निस्तब्धता का वर्णन करते हुए इसे और अधिक भयानक बनाने वाले कारणों का उल्लेख कीजिए। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था और सियारों की आवाजें आती थी, उल्लू बोलते थे खतरनाक तरीके से, तो और भयानक लगता था। लेकिन लुट्टन पहलवान उस सन्नाटे में भी अपनी ढोलक की थाप छिड़ जाता था, जिससे गांव वालों को एक नई ऊर्जा मिलती थी, जीने की जिजीविषा जिसको कहते हैं वो उनके मन में आती थी। शिरीष के फूलों की कोमलता को देखकर कवियों की क्या धारणा रही है, लेखक ने इसका विरोध क्यों किया है। अब यहाँ पर शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध है, जिसमें कवियों ने यही कहा है कि ये इतना कोमल है कि इसके फूल तो भौरे तक का वजन नहीं भौरे का ही वजन सह सकते, पक्षियों का वजन नहीं सह सकते। तो क्या कहा लेखक ने, क्या विरोध किया, हजारी प्रसाद जी ने क्या विरोध किया, जिस तरह तुम फूल के कोमल होने की बात कर रहे हैं ना, अरे इसका फल तो इतना अक्खड़ होता है कि वह किसी भी तरह से हटता ही नहीं है। नया फूल आ जाने पर भी, नया फल आने पर भी वो राजनेता की तरह डटा जाता है। तो वो इतना कोमल नहीं है, कोमल है, हृदय है कोमल लेकिन मजबूत है शरीर, ये बताने की कोशिश की है। चलो अब हम आ गए हैं अंतिम प्रश्न पर, जो 4 नंबर का है। गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में हमें लिखना है। कहाँ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पाठ के आधार पर लिखिए कि आर्थिक पहलू की दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक थी। बिल्कुल, आर्थिक पहलू के हिसाब से जाति प्रथा बिल्कुल हानिकारक थी, क्योंकि जो कुशल हैं, जो काबिल हैं, वो अपनी कुशलता का प्रदर्शन ही नहीं कर पाते थे। उन्हें एक ऐसे पेशे में बांध दिया जाता था जो उनके पैतृक पेशा था, जाति के आधार पर जो उनको पेशा दिया गया था उसके आधार पर उन्हें बांट दिया था। अब चाहे उनकी अपने जो हुनर हैं वो प्रकट हो पाए या ना हो पाए, और साथ ही साथ अपने मतलब यदि कुछ वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो भूखे भी मरते थे। तो ये एक आर्थिक दृष्टि से बहुत
है एकदम खतरनाक। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसका विरोध किया और आपको पता ही है कि संविधान के जनक कहे जाते हैं। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर लिखी कि बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया है। बाजार शैतान का जाल ही तो है जो अपनी गिरफ्त में सबको खींच लेता है, एकदम सबको अपने वश में कर देता है। अच्छे से अच्छा आदमी भी यदि बाजार में चला जाए तो कोई ना कोई किसी ना किसी वस्तु को लेने के लिए लालायित हो जाता है, चाहे उस वस्तु की उपयोगिता हो या ना हो। जिस तरह से राक्षस को देखते ही सब भयभीत हो जाते हैं, उसी तरह से बाजार को देखते सब उसकी ओर चले जाते हैं, अर्थात उसके गुलाम हो जाते हैं। महादेवी वर्मा के घर आने वाले साहित्यकारों के प्रति भक्तिन के सम्मान का क्या मापदंड था। वो सबका सम्मान करती थी, लेकिन अपनी मालकिन की निंदा कदापि नहीं सह सकती थी और कई तरह से बहस भी कर लेती थी। उनका मान सम्मान रहता था, लेकिन जो लेखिका थी महादेवी वर्मा, उनका सम्मान देखकर वो अपने आप को भी बहुत सम्मानीय महसूस करती थी। उसे ये गर्व था कि मेरी मालकिन कितनी बड़ी लेखिका हैं, कितनी प्रसिद्ध हैं, ये लगता था उसको। तभी तो लेखिका ने उसको हनुमान जी तक बताया कि जैसे श्री रामचंद्र और भक्त हनुमान जी हैं, उसी तरह से लेखिका की जो भक्तिन थी, जिसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसको लक्ष्मण लक्ष्मण कहते थे, लेकिन फिर भी वो अपना वास्तविक नाम किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि लक्ष्मी अर्थात धनी, संपन्नता, और वहीं पर बेचारी वो तो विपन्न थी और पूरी तरह से आश्रित थी। लेकिन हाँ, उसकी जो आदतें थी वो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए महादेवी वर्मा और उसका बिल्कुल आत्मसात एक ऐसा संबंध हो गया था। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब जैसा आपने परीक्षा दी है, परिणाम वैसा ही आएगा। आगे आने वाली परीक्षा की तैयारी कीजिएगा, हम सभी आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।